नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है। तो प्रश्न है, कुछ परीक्षणों में निष्पन्नता को बहुत स्पष्ट करने के लिए स्पीयरमैन द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित भिन्न कारकों की संख्या क्या है। आप देखेंगे कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परीक्षणों में निष्पन्नता को स्पष्ट करने के लिए स्पीयरमैन द्वारा, आप जानते हैं कि स्पीयरमैन जो कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित भिन्न कारकों की संख्या क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक यस कारक और बहुत से जी कारक। आप जानते हैं कि इन्होंने द्विकारक सिद्धांत जो दिया उसमें उन्होंने कहा था कि जनरल फैक्टर जो होता है यानी कि जी फैक्टर होता है वो सभी लोगों में कॉमन होता है और एक होता है, जबकि स्पेसिफिक फैक्टर बहुत से हो सकते हैं और वो सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति में कई भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आप स्पीयरमैन की बात को ध्यान दें तो जी फैक्टर एक और यस फैक्टर बहुत से हो सकते हैं। तो इस आधार पर अगर ऑप्शन आप एक देखें तो यस कारक, एक यस कारक और बहुत से जी कारक, ये पूरी तरह से गलत होता है। बी क्या दिया हुआ है कि बहुत से यस कारक और बहुत से जी कारक बहुत से हो नहीं सकते, ये भी गलत हो रहा है। वहीं आप देख रहे हैं सी में कह रहा है कि एक यस कारक और एक जी कारक, ठीक है, तो ये भी बात सही नहीं होती है और बहुत से यस कारक और एक जी कारक। तो आप देखेंगे कि स्पीयरमैन की जो विचारधारा थी उसके आधार पर या उनके सिद्धांत को समर्थन देने वाला मात्र ये ऑप्शन है कि ऑप्शन डी कि जनरल फैक्टर एक होता है और स्पेसिफिक फैक्टर्स जो बुद्धि को एक्सप्लेन करते हैं या परीक्षणों में निष्पन्नता को स्पष्ट करते हैं वह बहुत से होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो बुद्धि पर जैविक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए तीन उपागमों का कौन सा समूह ज्यादा प्रासंगिक है। आप ध्यान दीजिए कि बुद्धि में जैविक कारकों की भूमिका कितनी है, यानी कि आनुवांशिक कारकों की या जन्मजात कारकों की भूमिका कितनी है, इसके प्रभाव का अगर आपको अध्ययन करना है तो तीन उपागम दिए हुए हैं। इन तीन उपागमों में से कौन सा समूह सबसे अधिक प्रासंगिक है, ये आपको देखना है। सहोदरों के बीच सहसंबंध, यानी कि जो सहोदर हैं, सह उदर यानी कि एक ही पेट से जन्म लिए हुए हैं, उनके बीच अगर आप सहसंबंध निकालते हैं तो अवश्य ही उससे जैविक कारकों के बारे में, आप उनके प्रभाव के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही प्रतीत होता है। वहीं आप सेकंड देखें तो अलग अलग पाले पोसे समरूप जुड़वा बच्चों के बीच सहसंबंध, ये भी बात है, क्योंकि समरूप जुड़वा जो बच्चे हैं अगर उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंट में पाला जाता है और फिर भी उनके बीच सहसंबंध अगर उच्च आधा है तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जैविक कारकों की भूमिका है इसमें। वहीं अगर आप तीसरा देखें तो गोद लिए गए दंतक बच्चों का अध्ययन, आप गोद लिए गए दंतक बच्चों की अगर आप बात करें तो आनुवांशिकता यहां कहीं नहीं आपको मिलेगी, जैविक कारकों की कहीं भी भूमिका नहीं होगी, तो यह ऑप्शन पूरी तरह से गलत होगा। वहीं अगर हम अभिभावक तथा बच्चों के बीच के संबंध की भी बात करें तो अवश्य ही वहां पर आनुवांशिक या जैविक कारक मिलेंगे, क्योंकि जो आनुवांशिकता, जो जीन्स अभिभावक में होंगे वही बच्चों में भी पाए जाएंगे। तो अवश्य ही अगर आप देखें तो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन के द्वारा, इन तीनों उपागमों के द्वारा आप जैविक कारकों के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जिस कारक का अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं वो है तीसरा। इस आधार पर अगर आप कोट में देखें तो कोट में जो ऑप्शन आपको सही मिल रहा है वो मिल रहा है सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं और सेकंड में उनकी
कुछ कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं दी हुई हैं। तो एडलर, वेंडूरा, युंग तथा हॉर्नी। तो आपको बता दें कि एडलर जो थे वह कल्पित प्रयोजनवाद पर इन्होंने काम किया था। तो आप मिलाएंगे एडलर को कल्पित प्रयोजनवाद से। वहीं वेंडूरा, एजेंसी एंड वेंडूरा ने फॉरेन में मेट्रो ट्रेन में एक अध्ययन किया था। उसके आधार पर उन्होंने ट्रिक अन्योन्य कार्योत्पादन के बारे में अध्ययन किया। तो आप वेंडूरा को मिलाएंगे सेकंड से। वहीं आप युंग की अगर बात करें तो युंग ने समतुल्यता सिद्धांत की बात की थी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस की बात की थी। तो आप युंग को मिलाएंगे 4 से और बचता है मूलभूत चिंता, बेसिक एंजाइटी की बात हॉर्नी द्वारा की गई है। तो आप इसको मिलाएंगे फर्स्ट से। और इस आधार पर अगर आप देखें तो जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है सी, यानी कि 3, 2, 4 और 1। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो शोधकर्ताओं ने पाया कि एक व्यक्ति के जीनो प्रारूप यानी कि ऐसी विशेषता की बात कर रहे हैं जो जीन के द्वारा ट्रांसफरेबल होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसके वातावरण को भिन्न भिन्न तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से क्या है, नहीं है। आपको इन ऑप्शनों में से ढूंढना है कि कौन सा वो नहीं है जो जीन्स के द्वारा आनुवांशिकता या जिसे आप एक तरह से विरासत कहें के द्वारा वातावरण को भिन्न तरीकों से व्यवस्थित नहीं करता है। तो आइए हम बात करें अभिभावक एवं बच्चों के बीच जैविक समरूपता के कारण उत्पन्न वातावरण पर जीनोटाइप का निष्क्रिय प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर अभिभावक एवं बच्चों के बीच जैविक समरूपता, जाहिर सी बात है जैविक समरूपता पाई ही जाएगी, उत्पन्न वातावरण पर जीनोटाइप का निष्क्रिय प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर एक वातावरण पर भी परिवर्तित किया जाता है अभिभावक बच्चों के बीच, तब भी उनके जो जीनोटाइप होता है वो जीनोटाइप हावी होगा, क्योंकि उसका जो प्रभाव वातावरण पर होगा वह निष्क्रिय प्रभाव होगा। तो अवश्य ही अगर आप देखें तो ये ऑप्शन सही होगा। वहीं दूसरी की बात करें तो बच्चों का जीनोटाइप सामाजिक तथा भौतिक वातावरण से विशेष प्रकार से प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। यानी कि जो जीनोटाइप होता है, जो आनुवांशिकता होती है या जो जीन्स के द्वारा निश्चित विशेषताएं मिली होती है, वो सामाजिक तथा भौतिक वातावरण से विशेष प्रकार से अंतःक्रिया करती है। तो यही कारण होता है कि आप देखते हैं जीनोटाइप एक होने के बावजूद भी एक ही परिवार में जो बच्चे होते हैं वो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों के होते हैं, बुद्धि, रुचि, योग्यता, अभिक्षमता में भिन्न भिन्न होते हैं। तो अवश्य ही यह ऑप्शन भी सही होता है। थर्ड की बात करें तो बच्चे का जीनोटाइप वातावरण को रूप देने में सक्रिय भूमिका अदा करता है। यानी कि जो जीनोटाइप होता है बालक का, वह वातावरण को एक निश्चित रूप, यानी कि जिस तरह का आपका जीनोटाइप होता है उस तरह से आप अपने आप को वातावरण में ढाल लेते हैं या वातावरण को परिवर्तित कर लेते हैं अपने अनुसार। तो अवश्य ही यह ऑप्शन भी आपका सही होता है। वही हम चौथे की बात अगर हम करें तो भिन्न भिन्न जीनोटाइप के लोग अपने वातावरण के प्रति भिन्न भिन्न रूप से संवेदनशील और भावप्रवण होते हैं। तो आप देखेंगे तो जो प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन जो सही हो रहा है वो ऑप्शन सही होगा। वहीं अगले प्रश्न पर बात करें जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चरों के प्रकार दिया हुआ है और उसके उदाहरण दिया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस चर, वास्तविक विच्छिन्न, कृत्रिम रूप से विच्छिन्न और गुणात्मक चर, चयनित, अस्वीकृत, स्वराघात, बुद्धि और जेंडर। इसमें आप देखेंगे कि जो सतत चर होता है यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स होता है, जिसमें एक तरह की कंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसमें कोई गैप नहीं पाया जाता है, ऐसे चर को आप बुद्धि कह सकते हैं कि यानी कि बुद्धि में कोई भी गैप नहीं पाया जाता है। बुद्धि को अगर आप देखें तो उसमें एक तरह की कंटिन्यूटी पाई जाती है। वास्तविक विच्छिन्न यानी कि रियल में, वास्तव में, नेचुरल तौर से जो डिवाइड होते हैं चर, विच्छिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वह क्या होता है आप जानते हैं, जेंडर जो है वह वास्तविक विच्छिन्न है। आप उसे कोई मेल एंड फीमेल में परिवर्तित नहीं किया है, वो नेचर द्वारा वास्तविक रूप से परिवर्तित है।
नेचर द्वारा परिवर्तित किया गया है, इसीलिए इसे वास्तविक विच्छिन्न कहते हैं, रियल डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहा जाता है। वहीं अगर हम कृत्रिम डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें, कृत्रिम रूप से विच्छिन्न की बात करें, तो अवश्य ही आप देखेंगे तो चयनित, स्वीकृत, अस्वीकृत रूप से चयन परीक्षण, यानी कि आप क्या करते हैं, अगर चयन करना है तो स्वीकृत अस्वीकृत का जो सिस्टम है वो बनाया गया है हमारे द्वारा, तो अवश्य ही यह एक तरह का कृत्रिम चर है, तो आप मिलाएंगे फर्स्ट से। वहीं अगर हम गुणात्मक चर की बात करें, गुण की बात करें, तो जो स्वराघात होता है, यानी कि जो हमारी स्पीच होती है, वॉइस स्पीच होती है, वो एक तरह की गुण होती है, गुण के आधार पर वेरिएबल ये होता है, तो अवश्य ही आप इसे मिलाएंगे स्वर स्पीच से। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है डी, यानी कि 3, 4, 1 और 2। आइए अगले प्रश्न पर बात करें, तो अगला प्रश्न एक अनुच्छेद का प्रश्न है। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी के आधार पर आगे दिए हुए प्रश्नों का आंसर देना है। तो क्लासिकल टेस्ट थियरी की बात की जा रही है। आप जानते हैं साइकोमेट्रिक परीक्षणों में क्लासिकल टेस्ट थियरी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है कि प्रत्येक प्राप्तांक सत्य तथा मानक त्रुटि का योग होता है। क्लासिकल टेस्ट थियरी का मानना है कि जो टोटल प्राप्तांक होता है, टोटल स्कोर इज इक्वल टू ट्रू स्कोर और एरर स्कोर। आगे कह रहा है कि CTT यानी कि क्लासिकल टेस्ट थियरी की प्रारंभिक व्याख्याओं ने अपने विश्वसनीयता प्रत्ययीकरण में मापन की यादृच्छिक त्रुटियों को कई दृष्टिकोणों से संबोधित किया। जो जब हम मापन करते हैं तो उसमें रैंडमली कुछ एरर्स होते हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, उसको कई दृष्टिकोणों से संबोधित किया। तदनुसार विश्वसनीयता का सत्यांक तथा प्राप्त अंक के बीच संगतता के रूप में प्रत्ययीकरण किया गया, यानी कि जो सत्यांक यानी कि जो सत्य अंक हैं वह और प्राप्त अंक दोनों में भिन्नता होती है, क्योंकि हम जो हमें प्राप्त अंक है उसमें से जब एरर स्कोर को, एरर अंक को निकाल देते हैं तो सत्य या ट्रू प्राप्तांक बचता है। तो वही हम बात करते हैं, प्रत्ययीकरण करता है। विश्वसनीयता का विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि रिलायबिलिटी का कई संदर्भ में कई तरह से अध्ययन किया जा सकता है। परीक्षण निर्मिति के चरण में आंतरिक संगतता यानी कि इंटरनल कंसिस्टेंसी विश्वसनीयता पर भारी बल दिया गया है। विभिन्न विश्वसनीयता गुणांक जैसे स्प्लिट हाफ विश्वसनीयता, कूटर रिसर्चर विश्वसनीयता, क्रॉन वॉस अल्फा इत्यादि इसके लिए विकसित किए गए हैं। क्लासिकल टेस्ट थियरी में पहले विकसित किया गया एक स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र है। अन्य महत्वपूर्ण प्रकार की विश्वसनीयताओं में टेस्ट रिटेस्ट विश्वसनीयता और इंटर स्कोर रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता की ये अनेक विधियों की बात की जा रही है। वहीं अब अगले पैराग्राफ में आप देखते हैं तो विश्वसनीयता के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण की वैधता पर जोर देता है, यानी कि जब हम किसी परीक्षण की मानकीकरण की बात करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी के बाद हम बात करते हैं, उसकी वैधता की बात करते हैं, उसकी वैलिडिटी की बात करते हैं। तो वहां पर विषय वस्तु वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी, समवर्ती वैधता, पूर्वानुमान वैधता और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये 4 तरह की मुख्य वैधता इत्यादि मनोमिति अध्ययनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की वैधताएं हैं। परीक्षण की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए कारक विश्लेषण यानी कि फैक्टर एनालिसिस को भी प्रयुक्त किया गया है। विश्वसनीयता तथा वैधता एक बार सुस्थापित हो जाने पर, यानी कि किसी भी परीक्षण की जब विश्वसनीयता और वैधता एक बार हम लोग स्थापित कर लेते हैं तो परीक्षण निर्माण निरूपणीय सर्वांगीण मानकों को स्थापित कर लेती है, यानी कि वह एक मानकीकृत परीक्षण हो जाता है और उसे किसी भी परिस्थितियों में प्रशासित कर उससे एक मानक प्राप्तांक प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो विश्वसनीयता का किस रूप में प्रत्ययीकरण किया जाता है? ध्यान दीजिएगा कि हमने ऊपर बताया कि जब विश्वसनीयता का प्रत्ययीकरण की बात होती है
तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि जो विश्वसनीयता का प्रत्ययीकरण हो रहा है, प्रत्ययीकरण उसके प्राप्त प्राप्तांक, सत्य प्राप्तांक और त्रुटि प्राप्तांक के आधार पर होता है। तो अवश्य ही जो इसका ऑप्शन आपको सही मिलता है वह ऑप्शन है बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है क्रॉनबॉस अल्फा। ऑप्शन में दिया हुआ है स्पिरिट हाफ विश्वसनीयता गुणांक से बड़ा होता है, यानी कि क्रॉनबॉस अल्फा जो होता है वो स्पिरिट हाफ विश्वसनीयता गुणांक से बड़ा होता है। ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो रहा है। सेकंड की बात करें तो विश्वसनीयता गुणांक से छोटा होता है, ऐसी भी बात नहीं है। सभी संभावित स्प्लिट हाफ विश्वसनीयता गुणांकों का औसत होता है, ये सही है। यानी कि जो क्रॉनबॉस अल्फा होता है वह सभी संभावित स्प्लिट हाफ यानी कि अर्धविच्छेदित जो विश्वसनीयता गुणांक होता है उस गुणांकों का औसत होता है। और वहीं चौथे की बात करें तो द्विभाजनात्मक मदों के लिए कूडर रिसर्चर विश्वसनीयता के बराबर होता है। तो अवश्य ही आप देखेंगे कि ये दोनों ऑप्शन सही हो रहा है क्रॉनबॉस अल्फा के संदर्भ में। तो जो आपका कूट के आधार पर अगर आप देखें तो जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है सी, केवल 3 और 4। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो इंटर स्कोर विश्वसनीयता, इंटर स्कोर यानी कि इंटर आइटम कोरिलेशन की बात की जा रही है। इंटर आइटम कोरिलेशन विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि जो हम विश्वसनीयता गुणांक निकालते हैं जब किसी भी परीक्षण निर्माण में, तो परीक्षण निर्माण में जितने भी पद होते हैं, एकांश होते हैं, उन एकांशों के बीच जब हम सहसंबंध की गणना करते हैं तो वह इंटर स्कोर विश्वसनीयता कहलाती है। तो यहां पर प्रक्षेपणीय परीक्षण की बात करें तो प्रक्षेपणी परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात अगर करें तो ये प्रश्न कह रहा है कि इंटर स्कोर विश्वसनीयता विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो अवश्य ही प्रेक्षणीय परीक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। वहीं हम लघु उत्तरों वाले उपलब्धि परीक्षण की बात करें, जब हम किसी भी लघु उत्तर वाले उपलब्धि परीक्षण की बात करेंगे तो उसके लिए इस इंटर स्कोर की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण नहीं होगी। वहीं हम बात करें कि बहुविकल्पी परीक्षण और बहुकोटि निर्धारकों के निर्णय में यह भी सही होगा। तो इस आधार पर अगर आप कोट में देखें तो जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है पहला और चौथा यानी कि सी सही हो रहा है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अमूर्त तर्कना का आकलन करने के लिए मान लीजिए कि नवीन विकसित परीक्षण और अमूर्त तर्कना, ध्यान दीजिएगा यह कह रहा है कि अमूर्त तर्कना की बात की जा रही है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात की जा रही है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का आकलन करने के लिए मान लीजिए कि नवीन विकसित परीक्षण, कोई परीक्षण नया निर्मित किया गया है और अमूर्त तर्कना का सुस्थापित परीक्षण यानी कि जो पहले से मानकीकृत कोई परीक्षण है को 350 सैंपल पर, यानी कि 350 सैंपल जो है वो 350 प्रयोज्यों का है उस पर प्रयुक्त किया जाता है और उसका जो विश्वसनीयता है, जो सहसंबंध गुणांक आता है वो कितना आता है 0.25 सहसंबंध आता है, जो कि आप जानते हैं कि 0.25 सहसंबंध एक अति निम्न सहसंबंध के रूप में देखा जाता है, को 0.01 स्तर पर सार्थक पाया जाता है। यानी कि वो हाई लेवल पर क्या होता है, सार्थक पाया जा रहा है। तो नवीन परीक्षण के लिए क्या अनुमान लगाया जा सकता है? आप जान ही रहे हैं कि अगर इसकी विश्वसनीयता उच्च आती तो ये कहा जाता कि ये परीक्षण विश्वसनीय है। लेकिन जो पहले से मानकीकृत परीक्षण है उसके साथ यह जो नवीन परीक्षण है उसका सहसंबंध बहुत ही निम्न आया है और यह सार्थकता अभी बता रही है कि इन दोनों के बीच सार्थक अंतर है, यानी कि दोनों में एक रूपता नहीं है, समरूपता नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। तो अवश्य ही यह जो परीक्षण है वह एक असंतोषजनक समवर्ती वैधता के लिए माना जाएगा, यानी कि जो इसकी विश्वसनीयता होगी वह संतोषजनक नहीं होगी। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा असंतोषजनक समवर्ती वैधता। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए कारक विश्लेषण सबसे अधिक उपयुक्त है?
यानी कि अगर हम फैक्टर एनालिसिस की बात करें तो वह किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं वैधता के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, समवर्ती वैधता, पूर्वानुमान वैधता, विषय वस्तु वैधता और कंस्ट्रक्ट वैधता। आप जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है वह सबसे जटिल वैधता निर्धारण की तकनीक होती है और इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है उपयुक्त है वो कारक विश्लेषण है। तो अवश्य ही जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। हमें उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा मिली होगी, जिसके आधार पर आप सभी प्रश्नों पर भिन्न तरह से, अलग तरह से सोच पाने में सक्षम होंगे और आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आपको यह लाभकर सिद्ध होगी। कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हम और भी अच्छे से आपको कंटेंट दे सके। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।